हमारे साथ आज उपस्थित है अभिषेक गर्ग जी। अभिषेक गर्ग गाज़ियाबाद की एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक वरिष्ठ समाजसेवी और समाजवादी पार्टी के एक अहम पिलर, एक अहम स्तंभ। तो इनका आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। स्थान है गाज़ियाबाद का वाल्मीकि पार्क। और आइए इनसे बात करते हैं और इनसे इनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक भाई नमस्कार। नमस्कार। अभिषेक भाई ये बताइए कि समाज सेवा में और राजनीति में आपका एक बढ़िया और एक लंबा अनुभव रहा है। जी। तो आपने जिला गाज़ियाबाद को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक जाते हुए कई बार देखा है। अलग अलग सरकारें आई गईं और अब भी काम कर रही हैं। तो आपका जो राजनीतिक जीवन है और आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, आज गाजियाबाद बहुत ही विस्तृत रूप ले चुका है। जी। गाजियाबाद महानगर के रूप में विकसित हो चुका है और गाजियाबाद अपने आप में तकरीबन 45 से 50 लाख की आबादी समेटे हुए एक महानगर है। जी। गाजियाबाद की आप बात करें तो औद्योगिक औद्योगिक शहर भी है। जी। ट्रेडिंग का भी बहुत बड़ा हब गाजियाबाद है। गाजियाबाद के अंदर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी। हवाई अड्डा गाजियाबाद में है, मेट्रो गाजियाबाद में है, एलिवेटेड रोड गाजियाबाद में है, जी। टी फॉरेस्ट गाजियाबाद में है। जी। आपको रैपिड रेल भी गाजियाबाद में चलने जा रही जी। है। तो गाजियाबाद की अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत हो चुकी है और क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उसमें भी एक अहम किरदार गाजियाबाद ने निभाया बिल्कुल। था। बिल्कुल। तो गाजियाबाद के बारे में अगर बात करनी शुरू करी जाए तो एक बहुत ही लंबी बातचीत हो जाएगी। जी। तो गाजियाबाद से हम लोगों का जन्मस्थली गाजियाबाद है। जी। पिछले 100 साल से ऊपर से मेरे पिताजी की भी जन्मस्थली गाजियाबाद है। अच्छा। ग्रैंडफादर साहब की भी जन्मस्थली गाजियाबाद की है। अच्छा। गाजियाबाद के समीप मुरादनगर ब्लॉक में गाँव वगैरह है, अच्छा। वहाँ भी जन्मस्थली है। जी। 100 साल से ऊपर से शहर गाजियाबाद में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। जी। गाजियाबाद के विकास के अंदर एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जी। 1976 में 14 नवंबर 1976 में जब गाजियाबाद जिले की स्थापना हुई तो उस समय भी गाजियाबाद जिले की स्थापना के अंदर एक अहम रोल रहा है, जी। अहम किरदार परिवार ने निभाया था, जी। ग्रैंडफादर साहब ने निभाया था। जी। जब हिंडन हवाई अड्डे का सिविल टर्मिनल का निर्माण हुआ जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के अंदर उद्घाटन किया, जी। उसके अंदर जब जमीन देने की बात आई जी। तो 80% जमीन मैंने ही लीज पर, मेरे ही परिवार द्वारा लीज पर दी गई। अच्छा। वो आज तक भी लीज पर दी गई हुई है। अच्छा। चाहे पुलिस लाइन के निर्माण की बात रही हो, वहाँ जमीन उपलब्ध कराने की बात रही हो, जी। चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात रही हो, तो गाजियाबाद के अंदर कितनी धर्मशालाएं, कितने विद्यालयों के से जो है जुड़ाव रहा, जी। सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव रहा। जी। तो गाजियाबाद में से हम लोग बहुत गाजियाबाद से प्यार करने वाले लोग हैं। जी। गाजियाबाद की तरक्की और गाजियाबाद के अंदर जो गाजियाबाद में निवास करने वाले लोग हैं जी। उनमें सब में आपस में भाईचारा बढ़े जी। और गाजियाबाद दिनों दिन तरक्की, प्रगति के, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे, जी। ऐसी हम लोगों की भावना हमारे गाजियाबाद की बनती है। बहुत बढ़िया। आपने जो बातें कही वो सारी पॉजिटिव बातें हैं। और आज चूँकि आपका एक जीवन का अहम दिन है, आपका जन्मदिन, इसलिए इसमें नेगेटिव बातों का कोई स्थान होना भी नहीं चाहिए। गाज़ियाबाद आज एक औद्योगिक महानगर है जी। और इसने देश में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ के जो स्टार्टअप हैं और अलग अलग जो औद्योगिक घराने हैं, उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। गाज़ियाबाद के जो खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स के मैदान में भी उन्होंने अपनी महारत दिखाई है समय समय पर। और आप जो व्यक्तिगत रूप से हमने जहाँ तक जानकारी हासिल की है, यहाँ के समाज से काफ़ी डीपली जुड़े हुए होते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपका राजनीतिक जो जीवन है उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, राजनीतिक जीवन की शुरुआत में व्यापारी राजनीति के माध्यम से सक्रिय राजनीति में आया। जी। व्यापारी राजनीति के अंदर मैं पहले युवा राजनीति में सक्रिय हुआ और व्यापार मंडल की जो युवा इकाई हुआ करती है जी। उसके अंदर मैं मेरठ मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। तत्पश्चात मैं पश्चिम उत्तर
फिर समूचे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मुझको दी गई। अच्छा। मैं समाजवादी पार्टी से शुरुआत से ही जुड़ा रहा। जी नेताजी माननीय नेताजी से माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी से प्रेरित होकर हम लोगों ने राजनीति में कदम रखा। जी समाजवाद हमारी रग रग के अंदर है। जी समाजवाद आदरणीय बुद्ध जी के विचारों से हम लोग प्रेरित रहे। जी तो समाजवाद हमारी रग रग के अंदर है, तो नेताजी से प्रेरित होकर हम जैसे ना जाने कितने युवा राजनीति के अंदर आए होंगे। जी तो समाजवादी की पार्टी की राजनीति, और शुरू से ही समाजवादी पार्टी के अलावा मैंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली। शुरू जी। से ही समाजवादी पार्टी के अंदर हूँ और आज भी समाजवादी पार्टी के अंदर मैं सक्रिय हूँ। अच्छा। तो व्यापारी राजनीति के माध्यम से मैं सक्रिय राजनीति में आया। व्यापारी राजनीति में मेरे को कई आंदोलन चलाने का सौभाग्य भी मिला। जी जब टेलीकॉम व्यापारियों की बात अगर की जाए, जी तो जो मोबाइल व्यापारी छोटे स्तर के व्यापारी हुआ करते हैं, जी उनके ऊपर विपत्ति आई, जी। तो उसको लेकर हमने समूचे दक्षिण उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन चलाया। दिल्ली जंतर मंतर पर सुबह प्रदर्शन करा। अच्छा। तो ये किस सन की बात है? ये सन 2009 की बात है। अच्छा। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को, टेलीकॉम मिनिस्टर को, उनको सबको हमने मेमोरेंडम दिया। जी। राष्ट्रहित में था वो आंदोलन। अच्छा। राष्ट्रहित में वो आंदोलन था कि हम, हमारी डिमांड ये थी कि जो प्रीपेड सिम होती है, जी प्रीपेड सिम से इस दौरान क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि उसकी जी वेरिफिकेशन नहीं हुआ करती जी थी। तो हमारी डिमांड ये थी कि प्रीपेड सिम की वेरिफिकेशन भी आप पोस्टपेड सिम की तर्ज पर कराइए, जी ताकि कोई भी अपराध होने से पहले ही उसको रोका जा सके, जी उसका गलत प्रयोग ना हो सके। जी तो राष्ट्रहित में हमारी ये डिमांड थी। जी उसको लेकर ही हमने ये आंदोलन चलाया था, काफ़ी लंबे समय तक ये आंदोलन चलाया था। जी उसके बाद जब पैठ बाजारों के जो छोटा व्यापारी होता है, पैठ बाजार का जो कारोबारी व्यापारी होता है, जो पैठ लगाता है, सड़क जी पर रेहड़ी पटरी पे पैठ जी का व्यापार करता है, जी जब नवीन मार्केट से, जहाँ पर हम यहाँ वर्तमान में बैठे हैं, जी जब यहाँ से उनको विस्थापित किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, जी। तो उनकी भी लड़ाई मैंने एक लंबे स्तर पर लड़ी। ये जो ठेली पटरी वाले जो हैं। जी जी। अच्छा। तो जी। उनको उनको संगठित करके भी उनकी लड़ाई मैंने काफ़ी लंबे स्तर पर लड़ी। लेकिन अभिषेक भाई, इनकी जो लड़ाई है वो तो अब तक लंबित है और वो बेचारे अब भी इधर उधर भटकते फिरते हैं। देखिए, ये सरकार सरकार का फर्क होता है, जी क्योंकि अंतिम निर्णय तो सरकारों के द्वारा ही लिया जाता है। जी और सरकार को छोटे और मझोले व्यापारी की पीड़ा जब तक समझ में नहीं आएगी, जी तब तक कोई ना कोई हल और रास्ता निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी लेकिन संघर्ष के रास्ते पर उस समय भी चले थे और आज भी उस संघर्ष के रास्ते पर चल रहे हैं। जी और मैं उम्मीद करता हूँ, सरकार से भी अपील करता हूँ, आपके आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपील करता हूँ सरकार से, कि सरकार अपनी आँख खोले जी और सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाते हुए जी छोटे और मझोले व्यापारी की समस्या को, पीड़ा को समझे और उनको दोबारा से पुनर्स्थापित करने का, उनको उनके पुनर्वास का की कोई योजना पे अमल करें। इसी से मिलता जुलता मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक और जहाँ माइक्रो और मिनी इंडस्ट्रीज़ को और उद्योग घरानों को प्रमोट कर रही है, इनकरेज कर रही है, तो दूसरी तरफ ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनकी जो समस्याएं हैं अभी तक जस की तस बनी हुई हैं। तो इस बारे में आपसे ज़रूर हम राय लेना चाहेंगे, खासकर गाज़ियाबाद की पृष्ठभूमि में। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो छोटा व्यापारी है वो खत्म होने की कगार पर है, जी और जो बड़ा व्यापारी है वो और बड़ा होता जा रहा है। जी और जब इस तरह की डिस्पैरिटी होने लगती है, जी इस तरह का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, जी तभी समस्या समाज के अंदर पैदा होती है। जी तो आपको एक एक दोनों को ही प्रॉपर बैलेंस बनाकर आपको चलना होता है, जी कि अगर बड़ा व्यापारी बड़ा होता जाएगा और छोटा व्यापारी मरता जाएगा, समाप्त होता जाएगा, तो जी कैसे चलेगा? जी तो आप ऐसे एक समाज की कल्पना तो नहीं कर सकते हैं। जी आपको एक ऐसे समाज की कल्पना करनी है जहाँ पे आप दोनों लोगों को साथ लेकर चल सकें। जी तो सरकार को ये चाहिए कि उन छोटे व्यापारी की, मझोले व्यापारी की पीड़ा को समझें। जी आज मझोला व्यापारी ऑनलाइन बिक्री से इस कदर दुखी है, इस कदर परेशान है, जी कि ऑनलाइन व्यापार के द्वारा जो बाजार, आम जो खुदरा व्यापारी है, खुदरा व्यापारी इस पे इस कदर ऑनलाइन व्यापार की मार पड़ रही है जी कि खुदरा बाजार खत्म होता जा रहा है, बाजारों की रौनक खत्म होती जा रही है। जी लेकिन सरकार का रवैया बाजारों की रौनक के प्रति क्या है, आप बताइए? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि बाजारों की रौनक खत्म होने से बचाए? बिल्कुल। ऑनलाइन व्यापार के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश इस तरह से लगाए जी कि ऑनलाइन ऑनलाइन कंपनियां जो हैं, जी वो जो टैक्स को इवेट कर रही हैं, टैक्स देने से बच रही हैं, छिपा जी रही हैं, जी और जो रेटों की डिस्पैरिटी आती है, जी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जी। लेकिन अभिषेक भाई, इसमें एक चीज़ मैंने देखी है, हमारी जो सर्वे होती रहती है टाइम टू टाइम, कंज्यूमर सर्वे,
उसमें ये पाया गया है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो घर बैठे हर चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि हमारे रेडी पटरी वाले भी घर तक ही सेवा देते हैं, उनके डोर स्टेप तक पहुंचते हैं और सब्जी और बाकी भी चीज़ें मुहैया करवाते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जो पैकेजिंग सिस्टम है उनका और उनकी जो आकर्षक स्कीमें हैं वो लोगों को आकर्षित करती हैं। और जहाँ हम हमारे जो लोकल के लोग हैं वो फेल हो जाते हैं, उनमें थोड़ी कमी रह जाती है क्योंकि देसी चीज़ें उस तरह से ब्रांडिंग नहीं हो पाती उनकी। तो इस बारे में आप जो देसी चीज़ें खासकर अभी जो एक मुहिम चली है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसमें गाज़ियाबाद में आप क्या ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हाईलाइट करना चाहेंगे, जिसको आप विशेष रूप से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने की बात कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बात कही कंज्यूमर की, जी। कंज्यूमर को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जी। अगर कंज्यूमर पूरी तरह से ऑनलाइन के ऊपर चला जाएगा, जी। तो जब वही कंज्यूमर बाजारों के अंदर अपने परिवार के साथ निकलता है जी। खरीदारी करने के लिए या बाजार में घूमने के लिए, जी। तो अगर बाजार में रौनक नहीं होगी तो वो घूमने के लिए कहाँ जाएगा, बिल्कुल सही। है ना? जब वही कंज्यूमर बाजार में जाता है डिस्प्ले देखने के लिए, जी। तो वो जो डिस्प्ले देखता है और टच एंड फील का जो एक कॉन्सेप्ट है जी। कि चीज को छू के महसूस करना, जी। वो जो देखता है वो वही छोटे मझोले व्यापारी जो खुदरा व्यापारी है जो बैठा है दुकान लेकर या कहीं पर जहाँ जी। पर भी वो अपने प्रतिष्ठान पर बैठा है, जी। वो उसके प्रतिष्ठान पर ही संभव हो पाता है। जी। अब आप टच एंड फील तो ले रहे हैं उस व्यापारी के यहाँ पर, जी। और उसके बाद प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन पर बिल्कुल। थोड़े से रेटों के लालच में, जी। तो क्या यह उचित है? जी। फिर जब आपको सर्विस की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आप जाना पसंद करते हैं उस व्यापारी के यहाँ पर, जी। और कहते हैं उसको कि आप जो है सर्विस उपलब्ध कराइए, जी। जबकि सर्विस उपलब्ध कराना कंपनी का दायित्व होता है। जी। व्यापारी तो केवल उसके कंपनी के उत्पाद को ट्रेड कर रहा है। जी। तो एक कंज्यूमर को भी जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति भी, अपने दायित्व के प्रति भी, कि ऐसी स्थिति के अंदर जब जब आप बाजार के अंदर जाकर डिस्प्ले बाजार का देख रहे हैं जी। और टच एंड फील भी ले रहे हैं, तो आप जो प्राथमिकता है वो बाजार को दें, खुदरा बाजार को प्राथमिकता दें, बिल्कुल। ना कि ऑनलाइन बाजार को प्राथमिकता दें जब तक कोई विशेष कारण ना हो। जी। तो प्रयास ये करें कि आप जो भी खरीदारी करें वो खुदरा बाजार के अंदर, रिटेल बाजार के अंदर जाकर खरीदारी करने का प्रयास करें, जी। ऑनलाइन को दूसरी श्रेणी में रखें। जी। तो कंज्यूमर को भी यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा। अभिषेक भाई, जहाँ हम बैठे हुए हैं नवी मार्केट, जो कि एक हार्ड पॉइंट कहा जाता था गाजियाबाद का इस समय, और अच्छे जो व्यापार के और उद्योग के जो कार्यालय थे वो यहाँ हुआ करते थे जिस टाइम में, और बड़ी चहल पहल, बड़ी रौनक हुआ करती थी। अब ये मार्केट की जो रौनक है ये फीकी पड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो इस बारे में कोई योजना आपके दिमाग में हो तो बताएं। देखिए, रौनक रौनक के लिए जो है मैं एक बात कहूँगा जी। कि जब नवीन मार्केट के अंदर पैट बाजार लगा करता था, जी। तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है खरीदारी करने के लिए आया करते थे। जी। आज जो मॉल कल्चर है, मॉल कल्चर के अंदर भी एक कंसेप्ट होता है फुटफॉल का, जी। कि जितने भी मॉल हैं वो लगातार अपने यहाँ पे गतिविधियाँ संचालित करते रहते हैं, जी। जिससे उनके यहाँ पर फुटफॉल, जी। मतलब बना ज़्यादा रहता से है। ज़्यादा लोगों के कदम उनके यहाँ पर बढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कदम यदि उनके यहाँ पर बढ़ेंगे तो जो दुकानें मॉल के अंदर हैं जी। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे। सेल्स प्रमोशन। तो ठीक जी। उसी तर्ज पर जी। जब यहाँ पर बाजार लगता था, जी। जब बाजार गुलजार हुआ करता था, जी। बाजार गुलजार हुआ करता था, अधिक से अधिक लोग यहाँ आया करते थे, जी। तो जो यहाँ का स्थानीय व्यापारी था उस स्थानीय व्यापारी की दुकान भी उसी अनुपात में ज्यादा बिक्री हुआ करती बिल्कुल। थी। बिल्कुल। अब जी। जब लोग कम आएंगे तो जी। बिक्री भी आप समझ सकते हैं कि कम नहीं आनुपातिक रूप होगी, से कम होगी। तो ये सीधा सीधा जो है प्रभाव बिक्री पर पड़ता है। जी। तो इस बात को सबको समझना पड़ेगा, दिल सबको बड़ा रखना पड़ेगा, जी। कि कोई किसी के कारोबार को ना छीने, जी। बल्कि थोड़ा सा खुद एडजस्ट करे जी। और थोड़ा सा दूसरे के प्रति भी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उसको भी एडजस्ट करे। एक और चीज़ जो व्यापार जगत से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप हैं काफ़ी समय लंबे समय से, आजकल जो यहाँ के जो गाज़ियाबाद के जो अच्छे ग्राहक हैं, जो अच्छे कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादातर दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव की तरफ अपनी खरीदारी के लिए रुख करते हैं, जो वहाँ की बड़ी मार्केट है, जिसका सीधा सीधा जो प्रभाव है हमारे गाज़ियाबाद के व्यापार में पड़ता है। तो गाज़ियाबाद के व्यापार को प्रमोट करने के लिए खासकर ये जो छोटे तबके के लोग हैं,
इनको प्रमोट करने के लिए अगर आपके दिमाग में कोई योजना हो तो हम उसे लखनऊ तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, गाजियाबाद के जो जो लोग नोएडा दिल्ली जाने की जहाँ बात आपने कही, इससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। जी क्योंकि नोएडा दिल्ली वही लोग जाना पसंद करेंगे जो लोग घूमने के लिए पर्पस उद्देश्य से जा जी रहे हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्योंकि आज गाजियाबाद में किसी भी चीज़ की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। जी आप मॉल की बात करें तो यहाँ एक से एक मॉल खुल चुके हैं। जी आप किसी भी ब्रांड की बात करें तो कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जिसकी उपस्थिति गाजियाबाद के नहीं अंदर है। ना हो। जी जी तो नोएडा के बाजार से गाजियाबाद का बाजार कहीं भी पीछे नहीं है। जी दिल्ली के बाजार को भी गाजियाबाद का जो मार्केट है कंप्लीट हर कर। तरह से कम्पीट करता है, हर तरीके से टक्कर देता है। जी आज गाजियाबाद एजुकेशन सिटी के रूप में, एजुकेशन हब के रूप में बहुत बड़े तौर पर जी विकसित हो चुका है। जी तो गाजियाबाद कहीं भी किसी तरह से किसी भी रूप में पीछे नहीं है। जी बल्कि गाजियाबाद के अंदर जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जी वहाँ के लोग गाजियाबाद के अंदर आकर खरीदारी करना अपने को गौरव महसूस करते हैं। जी तो इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जब से गाजियाबाद कमिश्नरेट बना है, जी तो गाजियाबाद की कमिश्नरेट बनने के बाद जो अपेक्षाएं गाजियाबाद की जनता को थी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार आएगा, जी वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार नहीं आया है। जी तो उसके लिए कदम उठाने जरूरी है, वो अपेक्षाकृत सुधार आए। और जो भ्रष्टाचार अचानक से भ्रष्टाचार के अंदर जो एकाएक उछाल आया है, जी वो वो कम हो। हर तकरीबन हर महकमे के अंदर, जी चाहे पुलिस विभाग हो चाहे अन्य सरकारी विभाग हो। जी तो एक मैं सरकार से जरूर आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करें ऐसे लोगों पर, जी और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का काम जैसा सरकार दावा करती है उसको दावे तक सीमित न रहे, जी उसको पटल पर लाने का काम जरूर करें। जी। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बातें कही और उम्मीद ये की जाती है कि गाज़ियाबाद, जिसको गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है, एक बार फिर से उसकी चमक जो है वो फिर से बरकरार होगी पहले की तरह, और फिर से रौनक लौटेगी। और इसी उम्मीद के साथ और आपकी आपके जन्मदिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।